डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेसन 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। हमने अपनी जनरल लाइफ में देखा होगा, कभी कभी हमारे पेट में जलन होने लगती है, कभी हमारे पेट में खट्टी खट्टी डकारें हमें महसूस होने लगती हैं। ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? ये है एसिडिटी, यानी कि हमारी बॉडी में एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे एसिड हमारे पेट के अंदर, तो पेट हमारा गल क्यों नहीं जाता? तो हमारे जो लीवर है, लीवर में एक काइटिन की लेयर होती है जो कि लीवर को एसिड के इफेक्ट से बचाता है। तो एसिड का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में, हमारे लीवर में होता है, और जो एसिड का फॉर्मेशन होता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH 2 होता है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। इसको आगे आप बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो हम समझते हैं यहाँ पर कि एसिड है क्या, बेस है क्या, और सॉल्ट्स क्या हैं। तो कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि नेचर से सोर होते हैं, उनको हम बेसिकली एसिड कहते हैं। अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन को त्याग करते हैं जल में डालने पर, उन्हीं को हम एसिड कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दो सब्सटेंसेस विच डोनेट हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस इज नोन एज एसिड्स, यानी कोई भी ऐसे पदार्थ जो जल अपघटित हो करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हीं को हम अम्ल कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो HCl, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये 2H+ और SO4 डबल- में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लें तो ये भी H+ और NO3- में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम CH3COOH ले लें तो ये भी CH3COO- और H+ में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो एसिड की बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला, उसका टेस्ट, कि एसिड टेस्ट में खट्टा होता है, सोर होता है। दूसरा है कि एसिड जो होता है ये लिटमस पेपर को रेड कर देता है, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका कोरोसिव नेचर होता है, यानी संक्षारण कर देता है स्किन को या किसी भी मेटल को ये गला देता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स को, यानी जो एसिड है, अम्ल कितने तरह के होते हैं। तो अब अम्ल कितने तरह के होते हैं, ये तो एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अम्ल का तो नेचर होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज होती है खट्टा होना, चीज़ों को गला देना, लेकिन अपनी इंटेंसिटी के बेस पर, यानी अपनी तीव्रता के आधार पर अम्ल यानी कि एसिड 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि नाम से ही क्लियर है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, जो यानी वो किसी भी चीज़ को गला सकता है। और वीक एसिड का मतलब जिसकी इंटेंसिटी कम हो, जो किसी भी चीज़ों को बहुत इजीली उतनी तेजी से अफेक्टेड नहीं कर पाता जितनी तेजी से स्ट्रॉन्ग एसिड कर पाता है। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं कि जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होकर के H+ आयन डोनेट कर देते हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब जैसे है HCl, जैसे है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, और इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसको हम एक्वा रेजिया कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। ये अम्लों का राजा है। इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है एक्सेप्ट टेफ्लॉन जो इसके अंदर गल ना जाता हो। अगर हम इन चारों में से किसी भी कंसंट्रेट एसिड को आपकी हथेली पर एक ड्रॉप डाल दें तो वो ड्रॉप जमीन में जाके गिर जाएगा, यानी आपकी हथेली में बोन तक गल जाएगा और छेद हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे एसिड्स कितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और जब आप लोग सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपकी लेबोरेटरी में ये एसिड्स आपको रखे हुए मिलेंगे, लेकिन इनसे खिलवाड़ मत कीजिएगा।
मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी दुनिया के किसी लैब में मजाक कर लीजिएगा, एक बार अगर आप फिजिक्स के लैब में जाएंगे और वहां पर आप कोई भी गलतियां करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर होता है, और इलेक्ट्रिक के बारे में हम सभी को इंफॉर्मेशन होती है, मगर केमिस्ट्री के लैब में क्या हो सकता है हमको नहीं पता। नाम में ही है मिस्ट्री, रहस्य। केमिस्ट्री के लैब में जो बात कही जाए आपको उसी बात को मानना है। अगर टीचर ने कहा है कि एसिड में वाटर डालिए तो आपको एसिड में वाटर डालना है, ना कि अपना दिमाग लगा करके वाटर में एसिड डालना है। तो जो टीचर कहे वो बात आपको माननी है। क्लियर? और डाइल्यूशन का सही तरीका ये होता है कि हम वाटर में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर डिसॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर डालेंगे डाइल्यूट करने के लिए तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार, और जिस फ्लास्क में एसिड रखा हुआ है वो फ्लास्क ब्लास्ट हो सकता है। तो अगर फ्लास्क ब्लास्ट हो गया तो आपकी स्किन मधुमक्खी के छत्ते जैसे हो जाएगी, छेद ही छेद होंगे उसमें। अब डिस्कस करते हैं वीक एसिड्स को। तो वीक एसिड्स के बारे में अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपने कभी तेजाब खाया है या तेजाब पिया है आपने, तो आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट आपने एसिड को खाया भी है और आप खाते भी हैं। तो वो सारे एसिड्स जिनको आप खाते हैं वो सब के सब वीक एसिड्स हैं, और ऐसे एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनके फॉर्मेशन में कार्बन इन्वॉल्व होता है और ये किसी ना किसी लिविंग बीइंग से बनते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको आप सिरका के नाम से जानते हो, और इसको आपने चाउमीन बर्गर में खूब खाया है। दूसरा है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में होता है, और दूध के फटने पर जो उसमें खटास होती है वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है। वैसे ही है सिट्रिक एसिड। जो भी नींबू फैमिली के प्लांट हैं, नींबू है, संतरा है, माल्टा है, मौसमी है, इन सब में जो खटास है वो सिट्रिक एसिड के कारण होती है। तो ये वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बेस के बारे में कि बेस क्या होते हैं। बेस कोई भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में बिटर होते हैं, बिटर बने कसैले होते हैं, जिनको आप बोल सकते हो कर्च मारते हैं। आपने कभी अगर गलती से नहाते समय साबुन को निगल लिया हो या साबुन के फेने को आपने निगल लिया हो, तो जो भी टेस्ट आपको एहसास होता है वही टेस्ट बिटर कहलाता है, और बेस का टेस्ट वैसे ही होता है। तो बेस वो सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन डोनेट करते हैं, यानी हिंदी में वे पदार्थ जो जल योजित हो करके हाइड्रोक्साइड आयन को देते हैं उनको हम कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये बेस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक। तो स्ट्रॉन्ग जो होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस याद करिए आप, स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो मोस्ट पॉजिटिव मेटल से बनते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट हैं, और इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वही मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि जो भी सब्सटेंस वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, और वीक वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर के कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट ना करें, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब डिस्कस करते हैं बेस की प्रॉपर्टीज को। तो जैसे एसिड की प्रॉपर्टीज थी वैसे बेस की प्रॉपर्टी में बेसिकली तीन मेन प्रॉपर्टी है। नंबर 1, इसका टेस्ट कैसा होगा? बिटर टेस्ट होगा। नंबर 2, ये हाइड्रोलिसिस करके यानी पानी में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन को देगा। और नंबर 3 जो मेन प्रॉपर्टी है जिसको हम इंडिकेटर्स में देखते हैं कि बेसेस जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कभी आपको लर्न करने में दिक्कत हो लिटमस पेपर को एसिड कैसा करेगा और बेस कैसा करेगा, तो बहुत ही आसान तरीका है। लिटमस पेपर के दो कलर होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। तो रेड और ब्लू इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। तो ब्लू का मतलब बी मीन बेस,
और बेस के बाद अब क्या बचा, एसिड। तो एसिड कौन सा कलर कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। तो आपने एसिड पढ़ा और आपने बेस पढ़ा, दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी पाई जाए उसी को हम सॉल्ट कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज को अपने में मिलाए रखे, उसी को हम सॉल्ट कहते हैं। यानी एनी केमिकल सब्सटेंस विच कंसिस्ट द एसिडिक एंड बेसिक बोथ नेचर इज नोन एज सॉल्ट। और सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस के मिलने से लवण यानी सॉल्ट का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया। तो हम सॉल्ट को भी समझ लेते हैं और साथ में इस उदासीनीकरण क्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो कभी भी कोई भी एसिड अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस जनरल फॉर्मूले को आपको हमेशा लर्न रखना है। अब अगर हम एग्जाम्पल में समझें तो एसिड में हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस में हम ले लेते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और इन दोनों के फॉर्मेशन से ये सोडियम जो है ये मोस्ट पॉजिटिव है यानी प्रबल धनात्मक है, और क्लोरीन मोस्ट निगेटिव है। तो ये सोडियम इस क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेगा और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और प्लस यहाँ पर OH और यहाँ का H, ये दोनों मिल करके H2O वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और एसिड और बेस के मिलने से ही सॉल्ट बनता है। ये वही सॉल्ट है जिसको आप सोडियम क्लोराइड या खाने वाले नमक के नाम से जानते हैं। तो हम इससे भी, इस रिएक्शन से भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिड और बेस दोनों के पार्ट मौजूद होते हैं, उनको हम सॉल्ट कहते हैं। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कोई और एसिड हम ले लें, H2SO4 ले लें, और यहाँ पर हम NaOH की प्लेस पर KOH ले लें और 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए। तो K2SO4, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, तो 2 पोटेशियम मिल करके एक SO4 को अपने साथ जोड़ पाएंगे। हमने आपको बताया था कि SO4 पर डबल माइनस होता है, तो K2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ बचा है OH और यहाँ बचा है H, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4, तो 4 हाइड्रोजन से 2 पानी यानी 2 वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 2 4। क्लियर। तो ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट है, और ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एसिड, बेस और सॉल्ट और इनकी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। इनके भी टाइप्स होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, लेकिन ये सब बड़े क्लासेस में आप पढ़ेंगे। एसिड के भी और बेस के भी 3 कॉन्सेप्ट हैं, एक है आर्रेनियस थ्योरी, एक है ब्रांस्टर-लोरी थ्योरी और एक है लुईस थ्योरी, लेकिन इन थ्योरीज को आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब आज हम उसके आगे डिस्कस करते हैं कि पीएच वैल्यू क्या होती है। हम लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा कि कोई चीज खट्टी होती है तो हम बोलते हैं वो एसिड है, कोई चीज कसैली होती है तो हम बोलते हैं वो बेस है, जिसको आप इंग्लिश में बिटर बोलते हो, बिटर मीन कसैला, तो उसको बोलते हैं बेस है। तो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये एसिड है और या बेस है बिना उसका चेकअप किए, और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो कैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है, उसको हम आज इसमें स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा है कि जो वाटर होता है, वाटर को हम न्यूट्रल मान के चलते हैं, यानी वाटर में ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। और प्रैक्टिकल बात है, पानी हम रेगुलर पीते हैं, तो अगर पानी में एसिडिक प्रॉपर्टीज होती या बेसिक प्रॉपर्टीज होती तो हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, यानी शरीर के अंदर के जो अंग हैं, वो अंग हमारे जल कट जाते। और हम रेगुलर पानी पीते हैं, बल्कि हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। तो इस कंडीशन में ये तो क्लियर है कि पानी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। फॉर्मूला पानी का आप जानते हैं, H2O, यानी कि अगर इसको हम पानी को ब्रेक करें तो ये किसमें ब्रेक होगा। तो अब हम देखते हैं कि पानी का यानी वाटर का आयोनाइजेशन यानी हिंदी में आयनन कैसे होता है। तो अगर हम देखें कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर,
पानी को अगर हम आयनित करेंगे तो वाटर का फॉर्मूला है H2O, ये ब्रेक होगा H+ में यानी हाइड्रोजन आयन में, और OH- यानी हाइड्रोनियम आयन में, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। तो अगर हम इस वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें, हिंदी में बोलते हैं विघटन स्थिरांक, जिसको हम K से शो करते हैं, तो किसी का भी विघटन स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन यानी मोल प्रति लीटर सांद्रता, और रिएक्टेंट यानी अभिकारक की मोल प्रति लीटर सांद्रता, जिसको हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर K को देखें तो इस रिएक्शन में, इस फॉरवर्ड रिएक्शन में, ये है आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमेशा पीछे के लेसन हम बता चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है। अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो याद रखिए, एरो का जो एज है, तीर, वो प्रोडक्ट को शो करता है, और पीछे का जो टेल है ये रिएक्टेंट को शो करता है। तो यहाँ रिएक्टेंट कौन? H2O, और प्रोडक्ट कौन? H+ और OH-। तो अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करें तो एक्टिव मास, ये जो आपको बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, बिग ब्रैकेट दिख रहा है ना, H के पास भी बिग ब्रैकेट है और OH के पास भी बिग ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, और बोलते हैं एक्टिव मास, हिंदी में बोलते हैं मोलर सांद्रता या मोल प्रति लीटर सांद्रता, या इसको एक लाइन में बोलते हैं मोलैरिटी। तो मैं अगर एक्टिव मास बोलूं तो आप ध्यान रखिएगा यहां मोलैरिटी की बात हो रही है। तो एक्टिव मास ऑफ H+ इंटू एक्टिव मास ऑफ OH- अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2O। तो अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट और वाटर के इस मोलर कंसंट्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दिख रहा है ना आपको, तो वो इक्वल होता है KW के। KW को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी जल का आयनन स्थिरांक है ये, और इसकी जो वैल्यू हमें प्रयोगों से पता चली है, यानी प्रैक्टिकल वैल्यूज जो हमें पता चली है, वो होती है 1 × 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। अब अगर हम आयनाइजेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के डेफिनेशन की बात करें, यानी कि हम KW की बात करें, तो KW मीन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज द मल्टीपल सम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड वाटर मोलर कंसंट्रेशन। हिंदी में कोई भी जो आयनन स्थिरांक होता है जल का, वो जल की मोलर सांद्रता और विघटन स्थिरांक के यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के गुणनफल के बराबर होता है। आपको बोर्ड पर दिख भी रहा है कि KW की जो वैल्यू है वो K यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, हिंदी में विघटन स्थिरांक, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हिंदी में जल की मोलर सांद्रता के गुणनफल के बराबर है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये एक्टिव मास क्या होता है, जिससे कि तो अगर हम एक्टिव मास यानी मोलर कंसंट्रेशन निकालना जाने तो एक्टिव मास जो होता है इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं मोल प्रति लीटर सांद्रता। दूसरा नाम होता है मोलैरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, कहीं के स्मॉल m में भी आपको शो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी हैं। अगर हम मोलैरिटी, चारों नाम याद रखिएगा, किसी भी नेम से आपसे डिस्कस किया जा सकता है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी मोलों की संख्या और बटे आयतन लीटर में। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें उसके मोलों की संख्या को उसके आयतन के लीटर से डिवाइड करना होगा। एग्जांपल, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मोलों की संख्या क्या होती है। तो मोल कॉन्सेप्ट अगर आपके सिलेबस में कहीं होगा तो उसको हम बताएंगे, वैसे 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी किसी का भी अगर हमें नंबर ऑफ मोल यानी मोलों की संख्या निकालनी है तो उसका भार और बटे उसका अणुभार हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमें 4.9 ग्राम H2SO4 के मोलों की संख्या फाइंड आउट करनी है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि H2SO4 का अणुभार कितना होता है, क्योंकि मोल का सूत्र ये देखिए लिखा हुआ है, भार बटे अणुभार, यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ मास तो कितना दिए हैं 4.9 ग्राम, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं मालूम किसका, H2SO4 का। तो मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो एक हाइड्रोजन का जो वेट होता है, मास होता है, वो 1 होता है। तो 1 × 2, ये 2 हाइड्रोजन का मास हो गया, प्लस
एक सल्फर है, एक सल्फर का एटॉमिक मास जो होता है वो 32 होता है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 4 इंटू एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास 16 होता है। तो इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 98। तो अगर हम नंबर ऑफ मोलैरिटी यहां पर फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला बोर्ड पे फिर से देख लीजिएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 4.9 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास अभी कितना आया था 98 आया था। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 49 अपॉन 98, एक प्लेस पे डेसिमल था ऊपर तो नीचे एक जीरो बढ़ गया। याद भी रखिएगा कहीं भी अगर डेसिमल ऊपर है तो नीचे उतने जीरो बढ़ा लीजिए, वो सिंपल हो जाएगा। तो 49 1 49 और 49 2 98 और जीरो के प्लेस पे जीरो। 1/20 की वैल्यू होती है 0.05 मोल्स। तो यानी कि 4.9 ग्राम H2SO4 में इसके 0.05 मोल्स होते हैं। तो आपको वाटर का आयनाइजेशन और ये एक्टिव मास दोनों समझ में आ गए होंगे। तो अब हम फाइनली डिस्कस करते हैं पीएच को। पीएच जिसको हम बोलते हैं पोटेंशिया हाइड्रोजनी, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। कभी भी आपके सिलेबस में ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच इट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी सॉल्यूशन। यानी कोई भी सॉल्यूशन जो है, कोई भी विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। आप याद रखिएगा अम्लीय को एसिडिक बोलते हैं और क्षारीय को बेसिक बोलते हैं। तो अम्लीय है या क्षारीय है ये डिसाइड कैसे होगा, तो वो डिसाइड होता है उसके पीएच वैल्यू से। तो पीएच वैल्यू ये बताता है कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयनों की क्वांटिटी कितनी है। तो अगर हम पीएच का डेफिनेशन बनाना चाहें तो पीएच इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ H प्लस। तो अगर इसके बेस पे हम फॉर्मूला क्रिएट करना चाहें तो pH ऑफ एनी सब्सटेंस इज द नेगेटिव लॉग ऑफ इट्स हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन। यानी किसी भी विलयन का जो pH मान होता है वो उसके हाइड्रोजन आयनों के ऋण लॉग के बराबर होता है। अब इससे अगर हम और फॉर्मूले क्रिएट करना चाहें तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस pH। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। इसी से एक फॉर्मूला अगर और क्रिएट करें तो pH इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसी से एक फॉर्मूला और क्रिएट होता है कि pH इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस प्लस एक्टिव मास ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 14। 14 कहां से, अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था कि Kw यानी आयनाइजेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 मोल पर लीटर। अभी पीछे हमने दिखाया था, क्लियर। तो अब हम और भी फॉर्मूले देखते हैं कि Kw और H प्लस और OH माइनस के बेस पर और फॉर्मूले क्या बन सकते हैं। तो बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि जो Kw होता है यानी वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वो होता है एक्टिव मास ऑफ H प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। और हमें मालूम है कि Kw की जो वैल्यू होती है 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 मोल पर लीटर होती है और H प्लस की वैल्यू फिर कितनी होगी भाई, दोनों मिल करके Kw देते हैं। तो अगर Kw की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 और इसकी भी क्वांटिटी कितनी होगी 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 m मीन मोल पर लीटर, क्लियर। तो अगर इसके बिहाफ पर हम देखें तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है इतना और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है इतना। अब अगर हम फॉर्मूला क्रिएट करें तो यहाँ आपको दिख रहा है Kw इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। तो अगर इसमें से हम एक्टिव मास ऑफ H प्लस फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा Kw अपॉन एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। वैसे ही अगर हम इसी फॉर्मूले से एक्टिव मास ऑफ OH माइनस फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला हो जाएगा Kw अपॉन एक्टिव मास ऑफ H प्लस, क्लियर। और हमें मालूम है Kw की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 इंटू 10 पावर माइनस 14। अब इसको हम और कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, लेकिन पहले हम जानते हैं कि पीएच स्केल क्या है, जो कि बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन से ही पूछा जाएगा, थ्रू आउट लाइफ पूछा जाएगा।
तो अभी हम लोगों ने स्टडी की थी कि Kw की जो वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14 मोल पर लीटर होती है। उसके बेस पर pH को 1 से लेकर के 14 तक डिवाइड करके चलते हैं। तो अगर हम 1 से 14 तक ऐसे काउंटिंग लिखें तो उसमें जिसका भी pH 7 होगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल इन नेचर होगा, जैसे कि हमारा वाटर। एक गंभीर बात आपको हम बता रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वाटर स्लाइटली यानी हल्का सा एल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय होता है। यानी वाटर का pH एग्जैक्ट 7 नहीं होता, 7 और 8 के बीच में होता है। मगर वाटर इतना कम क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है कि उसको हम न्यूट्रल ही मान के चलते हैं। लेकिन कभी भी अगर किसी कंपटीशन में पूछा जाए कि व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ वाटर, तो वो हमेशा 7 से ज्यादा होगी और 8 से कम होगी। कुछ बुक्स में 7.4 है और कुछ बुक्स में 7.6 है। तो फिलहाल pH 7 क्या हो गया? न्यूट्रल। एग्जाम्पल वाटर। अगर pH की वैल्यू 7 से कम है यानी 7 से घट करके 1 तक आती है तो वो सब्सटेंस कैसा है? वो एसिड है। क्लियर? लेकिन अगर pH की वैल्यू 4 से कम आती है यानी 7 से 1 तक होती है तो एसिड है, लेकिन अगर 4 से कम हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, HCl है। क्लियर? और अगर 4 से ज्यादा और 7 तक है तो वो वीक एसिड्स हैं, जैसे आपका सिरका यानी एसिटिक एसिड है CH3COOH। क्लियर? वैसे ही अगर pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है, 7 से बढ़कर 14 तक है, तो वो सॉल्यूशन क्या है? बेस है। और pH की वैल्यू अगर 10 से 14 तक है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी जिस भी बेस का pH 7 से 10 के बीच में है वो वीक बेस है, और जिसका pH 10 से 14 तक है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर? तो अब अगर इसको हम समरी अप करें यहां पर, तो अगर pH की वैल्यू 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, जैसे कि वाटर। अगर pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेस है। अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड है। अगर pH की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको यहां पर दिख रहा है। एग्जाम्पल NaOH, KOH। अगर pH की वैल्यू 4 से कम है, ये दिख रहा है आपको, तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम इस पूरे pH हेडिंग से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग बन सकते हैं उनको हम समरी अप करके नोट्स के फॉर्म में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। पहला है कि जो pH में पोटेंस नाम का वर्ड है, जिसको मैंने पोटेंशिया के नाम से दिखाया था अभी पीछे, तो पोटेंस को मतलब होता है पावर। ये एक जर्मन वर्ड है जो कि जर्मनी की लैंग्वेज से आपको सिलेबस में आया है। दूसरा पॉइंट है कि pH स्केल जो भी मैंने आपको 1 से 14 तक शो कराया था वो किसने दिया था? तो pH स्केल को सोरेनसन ने दिया था, 1909 में दिया था, 1909 में। बहुत पूछा जाता है। तीसरा है कि एंटासिड्स क्या होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घरों में किसी को अगर एसिडिटी बन जाती है, खट्टी टकारें आने लगती हैं, पेट में जलन होता है, तो आप इनो है या इस तरह की चीजों को आप यूज करते हैं। तो इनो क्या है? वो एक एंटासिड्स है, और एंटासिड्स वो केमिकल्स होते हैं जो एसिडिटी को रिमूव कर देते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। जो टूथ डिके होता है, आपने देखा होगा कि जिन बच्चों में ब्रश करने की अच्छी आदत नहीं है, हमें खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। अगर हम 2 टाइम खाना खाते हैं तो हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। तो खाना खाने के बाद जो लोग ब्रश नहीं करते, उनके माउथ का pH 5.5 रह जाता है, जिससे उनके टूथ का डिके होने लगता है, यानी उनके दांत खराब होने लगते हैं। टूथ इनेमल, जो हमारी दांतों के ऊपर सफेद रंग का इनेमल होता है, जिसको मॉर्निंग में ब्रश से बहुत घिसते हैं, उस टूथ इनेमल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, जिसका फॉर्मूला Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो टूथ इनेमल है कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है या सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। पूछा जाता है कि विच सब्सटेंस इज हार्डेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट पार्ट है
टूथ इनेमल, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। क्लियर। और लास्ट पॉइंट है कि जो टूथपेस्ट है हम क्यों करते हैं, तो मैंने आपको एसिड बेस के फर्स्ट वीडियो में बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। इसीलिए कभी भी अगर हम एसिड से जल जाएं तो तुरंत वहां पर बेस डाल देना चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया है कि वाटर एक बेस जैसा ही वर्क करता है, इसीलिए तुरंत किसी एसिड पर अगर आप वाटर डाल देंगे वो डाइल्यूट हो जाएगा और नुकसान कम से कम होगा। तो जो टूथपेस्ट होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी वो नेचर से बेस है और उसका पीएच 8 है। यहां ध्यान दीजिए 7 से ज्यादा है, यानी वो क्या है, बेस है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस पीएच नाम की टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। पीछे के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट्स जो होते हैं ये एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया, जिसमें एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। हमने आपको इसमें एग्जांपल्स बताए थे, तो उसी प्रोसेस से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। तब अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 तक के लिए। क्लियर। तो अगर हम इसके बेस पर डेफिनेशन क्रिएट करें सॉल्ट का कि सॉल्ट होता क्या है, तो सॉल्ट कि आयनाइजेबल कंपाउंड मेड अप ऑफ एसिड एंड बेस कंपोनेंट बाई आ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार के क्रिया करने के फलस्वरूप बनता है उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। लेकिन यहां पर एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है आयनाइजेबल, हिंदी में आयनीकरण, यानी कि सॉल्ट हमेशा याद रखिएगा आयनाइजेबल होते हैं, यानी अगर सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये तुरंत अपोजिट आयंस में, यानी प्लस में और माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, मैं यही बता देता हूं आपको ओरली, ध्यान रखिएगा इसको। पूछा जाता है व्हाई शुड द सॉलिड NaCl is a non-conductor while hydrolyzed NaCl is a good conductor। हिंदी में ठोस सोडियम क्लोराइड विद्युत कुचालक होता है, जबकि जलीय सोडियम क्लोराइड विद्युत सुचालक होता है। तो जान लीजिएगा, अगर हम नमक का पीस लें, सोडियम क्लोराइड का पीस लें और उस पर करंट डालें तो इस साइड पे हमें करंट का आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए, मैंने आपको बताया था, कंडक्टिविटी के लिए फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन जरूरी हैं, और इस NaCl में, यानी सॉलिड NaCl में फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए कैसा है, नॉन कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में। लेकिन इसी सोडियम क्लोराइड को, इस नमक को अगर हम पानी में डाल देंगे तो पानी में हाइड्रोलाइज होते ही ये Na+ और Cl- आयन में ब्रेक हो जाएगा, जिससे उसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि NaCl इज ए गुड कंडक्टर बट ओनली इन वाटर, सिर्फ पानी के अंदर वो एक अच्छा कंडक्टर है। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं सॉल्ट्स के। अमोनियम क्लोराइड, जिसको आप नौसादर बोलते हो, यह है आपका सॉल्ट। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब सॉल्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। कैसे बने होंगे मैंने आपको पीछे के लेसन बताया था, फिर भी कंफ्यूजन है, बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। अगर NH4Cl की बात करें तो NH4Cl बना होगा NH4OH और प्लस HCl के द्वारा। NH4OH क्या है, बेस, और HCl क्या है, एसिड। इनके रिएक्शन से NH4Cl वाटर बना होगा। अगर K2SO4 की बात करें तो ये KOH और प्लस H2SO4 के फॉर्मेशन से बना होगा, जिससे बना K2SO4 प्लस वाटर। Na2SO4 की बात करें तो ये NaOH और प्लस H2SO4 के कॉम्बिनेशन से बना है। MgSO4 की बात करें तो ये MgOH का होल ट्वाइस जो कि बेस है और प्लस H2SO4 जो कि एसिड है, इसके कॉम्बिनेशन से बना होगा। अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट्स की बात करते हैं कि हमें कैसे पता चल जाए ये कौन सा एसिड कैसा है। तो हमें पता है कि जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है, यानी एसिड और बेस जैसा होगा सॉल्ट वैसा होगा। तो यहां पर देखिए, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड
जैसे कि HCl है, किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH KOH है, इनसे रिएक्शन करेगा तो सिंपल सी बात है स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है जैसे HCl और बेस वीक है जैसे NH4OH, तो सिंपल सी बात है कमजोर कौन है, बेस, और स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड। तो जो सॉल्ट बना उसमें किसकी प्रॉपर्टी रह जाएगी, एसिड की, तो वो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। और याद रखिएगा एसिडिक सॉल्ट में H+ आयन देने की काबिलियत होती है, यानी अगर किसी भी एसिड किसी भी सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और अगर वो H+ आयन दे रहा है तो वो एसिडिक सॉल्ट है। क्लियर। ऐसे ही अगर वीक एसिड जैसे आपका सिरका एसिटिक एसिड CH3COOH, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH इनसे रिएक्शन करवाएंगे तो वो एक बेसिक सॉल्ट देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो उस सॉल्ट की प्रॉपर्टी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर। तो अब हम स्टडी करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, यानी सॉल्ट्स अपनी इन प्रॉपर्टीज के बेस पे कितने तरह के होते हैं। ये सीनियर क्लासेस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th में भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉर्मल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं सामान्य लवण। दूसरा है एसिडिक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं अम्लीय लवण। तीसरा होता है बेसिक सॉल्ट, इसको बोलते हैं क्षारीय लवण। चौथा होता है डबल सॉल्ट, इसको बोलते हैं द्वि लवण, यानी 2 लवण यानी 2 सॉल्ट आपस में मिक्स होते हैं। पांचवा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको बोलते हैं जटिल लवण। और छठा है मिक्स्ड सॉल्ट, इसको बोलते हैं मिश्रित लवण। तो अब हम 1 by 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो अभी पीछे हमने देखा था कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो NaCl यानी नॉर्मल सॉल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्मेशन से बने। एसिडिक सॉल्ट्स, अभी पीछे हमने आपको हिंट बताया था कि एसिडिक सॉल्ट तब बनेगा जब किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस से रिएक्शन होगा तो आपका एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे NaHSO4 है, NaSCO3 है, NaH2SO4 है, ये सारे जो है आपके एसिडिक सॉल्ट्स हैं। क्लियर। अगर हम रिएक्शन देखना चाहें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने H2SO4 ले लिया, और कोई वीक बेस ले लीजिए तो वीक बेस में हम लोगों ने NH4OH ले लिया। क्लियर। तो NH4OH जब रिएक्शन करेगा तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं तो आप बैलेंस कर सकते हो, इसको 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो SO4 डबल माइनस होता है, NH4 पर सिंगल प्लस होता है। NH4 सिंगल प्लस को अमोनियम आयन बोलते हैं। तो NH4 SO4 को साथ अटैच कर लेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि दो सॉल्ट्स विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर नोन एज बेसिक सॉल्ट्स। एग्जाम्पल में है FeOH होल ट्वाइस जिसको हम फेरस हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और PbOHNO3 यानी लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। अब अगर इनका फॉर्मेशन का एग्जाम्पल देखना चाहें तो NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और CH3COOH एसिटिक एसिड सिरका क्या है, एक वीक एसिड है, आप इसको खाते पीते हो। तो अगर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एक बात को आप याद रखिएगा कि ये जो पार्ट है CH3COO माइनस, याद रखिएगा इसको हम एसीटेट बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है आपसे। तो CH3COO माइनस है, यहां से ये इस Na प्लस को अपने साथ अटैच कर लेगा और CH3COO Na बन जाएगा, प्लस यहाँ का OH यहाँ का H मिलकर के वाटर बना देंगे। तो CH3COO क्या है, एसीटेट है, और Na क्या है, सोडियम है। तो ये क्या है, सोडियम एसीटेट है। कैसा है, ये बेसिक सॉल्ट है। जो डबल सॉल्ट्स होते हैं ये दो सिंपल सॉल्ट्स का एसोसिएशन होते हैं, नाम में ही है, दो लवण डबल सॉल्ट, एक सॉल्ट प्लस एक सॉल्ट गिव्स आउट डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट इज एसोसिएशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है एलम्स। एलम्स को हिंदी में हम फिटकरी कहते हैं, आपने देखा होगा व्हाइट रंग का क्रिस्टल जैसा होता है। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, K2SO4
इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। जिम्मेदारी लेता हूं कि ये 100% बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। यहां पर एक बात नोट करने लायक है कि जो मिक्स्ड सॉल्ट्स होते हैं, यानी जो आपकी फिटकरी है, एलम है, ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर कर लीजिए कि फिटकरी को आपने जब भी देखा होगा सॉलिड कंडीशन में देखा होगा, लेकिन इसी फिटकरी को अगर आप वाटर में डाल दोगे तो ये प्लस और माइनस आयन से ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये फिटकरी के फॉर्म में नहीं रह जाएगा, बल्कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए एलम्स यानी डबल सॉल्ट्स सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड कंडीशन में इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता। और एक बात आपने देखा होगा कि अगर हमें कभी चोट लग जाती है तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो फिटकरी वहां पर रगड़ देते हैं, या कई लोग शेविंग करवाते हैं तो फिटकरी को आफ्टर शेव की जगह पर यूज करते हैं। तो उसके पीछे प्रोसेस क्या है? तो जो आपका ब्लड है लाल रंग का होता है ना, लाल क्यों होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ही आपका ब्लड लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोब्यूलिन। हीम जो पार्ट है ये लोहे का बना हुआ है, Fe का, और ग्लोब्यूलिन पार्ट किसका है? प्रोटीन का है। तो प्रोटीन पे कौन सा चार्ज है? माइनस, और आयरन पे कौन सा चार्ज है? प्लस। तो जब हम किसी भी चोट लगी जगह पर जहां ब्लड निकल रहा है वहां फिटकरी को रगड़ देते हैं, तो फिटकरी का जो प्लस चार्ज है वो ब्लड के माइनस चार्ज से अटैच हो जाता है और एक कोलिजन प्रोसेस हो जाता है, जिससे वहां पर एक प्रेसिपिटेट बन जाता, थक्का बन जाता है और खून का बहना रुक जाता है। ये तरीका है फिटकरी के काम करने का। आप समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो नाम में कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। जटिल का मतलब होता है जिसका जो कंपोजिशन है वो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो, यानी कि उसके पास सिंपल आयंस भी हो और प्लस कॉम्प्लेक्स आयंस भी हो। तो अगर हम डेफिनेशन क्रिएट करें तो द सॉल्ट विच डिसोसिएट, यानी कोई भी ऐसा लवण जो कि डिसोसिएट होता है यानी टूटता है इन वाटर, पानी में, टू फॉर्म वन सिंपल आयन, एक सरल आयन बनाने के लिए, एंड वन कॉम्प्लेक्स आयन, और एक जटिल आयन देगा। यानी सरल भाषा में कोई भी ऐसा सॉल्ट जो वाटर में डिसोसिएट होकर के एक सिंपल आयन दे और एक कॉम्प्लेक्स आयन दे, उसी को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनेट यानी K4FeCN6। इसको अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो ये हमें 4K पॉजिटिव देगा, यानी कि ये एक सिंपल आयन है। पोटेशियम आयन क्या है? सिंपल आयन है। और दूसरा जो आयन मिलेगा वो क्या है हमारा? FeCN6, जिस पर -4 चार्ज होगा। तो ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है और ये एक सिंपल आयन है, इसलिए क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। क्लियर? और पोटेशियम चूंकि यहाँ पे 4 थे और एक पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है? 1 प्लस होता है, तो 4 पोटेशियम थे और एक पोटेशियम पर सिंगल प्लस चार्ज है। और ये इसने कितने पोटेशियम अपने साथ जोड़ रखे थे? 4 पोटेशियम को, इसलिए उस पर -4 चार्ज है। मैंने आपको चार्ज भी समझा दिया। अब लास्ट डिस्कस कर लेते हैं लास्ट सॉल्ट को। तो मिक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो कई एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स का मिक्सचर होते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम डेफिनेशन देखें तो दो सॉल्ट्स विच कंटेन मोर देन वन एसिडिक आर बेसिक रेडिकल, यानी कोई भी ऐसे लवण जिनमें एक से ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय और बेसिक यानी क्षारीय रेडिकल माने मूलक होते हैं, उनको हम मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं, मिक्सचर होते हैं, वो खिचड़ी होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं NaKSO4, Na मीन सोडियम, K मीन पोटेशियम, SO4 मीन सल्फेट। तो यहाँ पर सोडियम आयन भी है जो कि पॉजिटिव होता है, पोटेशियम आयन भी है जो कि पॉजिटिव होता है। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि प्लस मीन बेस और माइनस मीन एसिड। कहीं भी पॉजिटिविटी है तो वो बेसिक कैरेक्टर है, नेगेटिव है तो वो एसिडिक कैरेक्टर है। तो सोडियम पोटेशियम सल्फेट SO4 पर डबल माइनस होता है, तो ये एसिडिक और ये दोनों बेसिक। Mg मैग्नीशियम, NH4 अमोनियम, PO4 फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। Mg पर प्लस NH4 पर प्लस, तो 2 प्लस हो गए नहीं हो गए, और ये क्या है? बेस हो गया। और PO4 पर ट्रिपल माइनस होता है, ये क्या हो गया? ये आपका एसिडिक कैरेक्टर हो गया। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, जिसको तो आप यूज करते हो, ये क्लोरीन हमको देता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सारे आपके मिक्स्ड सॉल्ट हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा कि आप बाहर निकलते हैं और खूब ढेर सारे अपने कपड़े जाकर गंदे करते हैं, और जब कपड़े आप पे गंदे हो जाते हैं तो उसको ला करके आप मम्मी के हवाले कर देते हैं। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मम्मी उन कपड़ों को किस चीज़ से
क्लीन कर देती हैं। तो मम्मी उन कपड़ों को जिस भी चीज़ से क्लीन करती हैं, आज हम उसी की स्टडी करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और आपके सिलेबस में जितना कुछ भी है उतना डिटेल्स में आज हम इसकी स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, यानी इसको हम बोलते हैं Na मीन सोडियम और OH मीन हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो आपको मालूम है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, क्लास 9th में आप लोगों ने स्टडी की होगी, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। सारे सिंगल एटम्स हैं, इसलिए 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये 40 होता है। न्यूमेरिकल्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। सोडियम का 11 होता है, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 6। यानी कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये कैसे अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, अगर हम लुईस के बेस पे देखें तो ये है सोडियम, और सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो कर दिया है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसको मैंने डॉट या गोले से दिखाया है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि सभी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, मगर हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम काउंट करें तो इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 1 और 1 2, यानी इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑक्सीजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और मिल जाए तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मालूम है कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम हर हाल में इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, और मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आपको क्रॉस से दिखा दिया। अब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। ऐसा करने से सोडियम पर आ गया है प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर रखा है, और ऑक्सीजन ने बाहर से सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए OH पर एक माइनस आ गया। और Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसलिए Na पर एक प्लस आ गया। तो NaOH का ये लुईस स्ट्रक्चर है और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा वाटर में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने आपको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप खाने वाला नमक कहते हैं। ये है वाटर, हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे और उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज इंपल्स करेंगे, यानी उस वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा और वाटर ब्रेक हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में। तो ये Na प्लस वाटर के OH माइनस को अपने साथ अटैच कर लेगा और NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो क्लोरीन है ये इंडिपेंडेंट कंडीशन में यानी स्वतंत्र अवस्था में निकल जाएगी और प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिमूव हो जाएगा। इस तरह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन का मेथड है जो आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टडी करते हैं इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो पहले क्लियर करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज को बोलते हैं रासायनिक गुण। तो पहले हम क्लियर करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण क्या होते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा गुण जिसको आप देखकर, सुनकर, सूंघकर,
चख करके, देख करके, पानी में डाल करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी हिंदी में भौतिक गुण कहलाते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम लेबोरेटरी में चेक करके दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे में मिक्स करके क्लीन करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, पहली है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय यानी दानेदार ठोस होता है। कहीं भी क्रिस्टलाइन नाम का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब दानेदार होता है। जैसे आपने शक्कर देखा होगा कि शक्कर को कितना भी महीन पीस दिया जाए, बारीक से बारीक कर दिया जाए, मगर उसका दरदरापन यानी रफनेस नहीं जाती है। ऐसे ही नमक को कितना भी बारीक से पीस दिया जाए, मगर नमक की भी रफनेस नहीं जाती है। ये दोनों क्या हैं? क्रिस्टलाइन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है सोपिंग इन नेचर, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये इसकी जो चिकनाहट होती है वो साबुन जैसी होती है, और इसीलिए इसको क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है और साबुन के फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सोपिंग इन नेचर यानी साबुन जैसे गुण दिखाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है यानी घुल जाता है। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो आयंस में ब्रेक हो सकता है तो 100% वाटर में डिज़ोल्व होगा। इस बात को याद रखिएगा। जैसे NaOH, तो Na प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा यानी वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। KOH K प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा यानी वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। MgOH होल ट्वाइस Mg प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा यानी वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कोरोसिव इन नेचर। तभी पीछे आपने एसिड बेस में स्टडी की थी कि जो बेस होते हैं ये भी कंसंट्रेट कंडीशन में कोरोसिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी अगर किसी भी सब्सटेंस पर इनको डाला जाए, चाहे अपनी हथेली पर डाला जाए चाहे किसी मेटल पर डाला जाए, तो ये उसके सरफेस को गलाने की कोशिश करते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को कोरोसिव कहते हैं, हिंदी में संक्षारण कहते हैं। तो ये इसकी चारों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखते हैं कि ये क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता है, पीछे के लेसन में और वीडियोस में आपने स्टडी की थी कि कोई भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी हिंदी में उदासीनीकरण क्रिया होगी, जिससे एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो वैसे ही यहाँ भी NaOH क्या है? एक बेस है। अगर इसकी हम HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इससे रिएक्शन करवाएंगे तो मैं आपको मैकेनिज्म भी समझा रहा हूँ कि NaOH ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में, और HCl ब्रेक होगा H प्लस और Cl माइनस में। तो Na चूंकि मोस्ट पॉजिटिव है यानी प्रबल धनात्मक है, तो ये क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेगा तो NaCl बन जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर जो H है और यहाँ पर जो OH है, तो H और OH जुड़ करके H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, यानी अम्ल प्लस क्षार गिव्स आउट लवण प्लस जल का फॉर्मेशन हुआ। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अगर यही सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो फिर वही नमक और पानी बनेगा। तो NaOH ब्रेक होता है Na प्लस और OH माइनस में, H2SO4 ब्रेक होगा H प्लस और SO4 डबल माइनस में। तो ये दोनों सोडियम इस SO4 के साथ अटैच हो जाएंगे तो बन गया Na2SO4। यहाँ बचा है H, यहाँ बचे हैं OH, H और OH मिलकर वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये है सोडियम सल्फेट और ये है वाटर। अब अगर हम इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन देखें कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मॉलिक्यूल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें मालूम होना चाहिए कि कभी भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर है और उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो CO3 बनाने में कोशिश करेगा। तो Na कितने हैं? 2 हैं, तो ये हो गया Na2 और यहाँ पर CO2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लो तो क्या हो गया CO3। CO3 पे डबल माइनस होता है, Na पे प्लस होता है, 2 सोडियम मिल करके एक CO3 के साथ जुड़ जाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितने H बचे हैं? 2 H बचे हैं और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन इसकी। अब अगर हम इसी NaOH को
एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा दें। एसिटिक एसिड यानी सिरका, ये भी एक एसिड है मगर ये वीक एसिड है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। अगर आप मैकेनिज्म समझना चाहें तो CH3COOH में से CH3COO अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, H पर प्लस चार्ज होगा और CH3COO पर माइनस चार्ज होगा। तो ये जो CH3COO पर माइनस चार्ज है वो यहाँ से Na को अपने साथ अटैच कर लेगा, क्योंकि Na मोस्ट पॉजिटिव है, हमेशा निगेटिव से अटैच हो जाएगा। तो फॉर्मेशन हो जाएगा CH3COO Na का, प्लस यहाँ बचा है OH और यहाँ से ये H निकला था तो वो H और OH मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। मैंने पीछे आपको बताया था कि CH3COO को हम एसीटेट आयन बोलते हैं, तो CH3COO हो गया एसीटेट और Na हो गया सोडियम, तो बन गया सोडियम एसीटेट। ये भी एक सॉल्ट है। क्लियर? कैसा सॉल्ट है अगर आपको याद आ रहा हो तो ये बेसिक सॉल्ट है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर सोडियम है। ऐसे ही अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस और प्लस ये हो गया HBr, ये भी एक एसिड है। तो ये NaOH ब्रेक होगा Na प्लस और OH माइनस में, और ये ब्रेक होगा H प्लस और Br माइनस में। तो ये Na यहाँ से Br को अपने साथ अटैच कर लेगा, NaBr बन जाएगा जिसको हम सोडियम ब्रोमाइड बोलते हैं, प्लस यहाँ बचा H, यहाँ बचा OH, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन करवा दें तो क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें 2 मॉलिक्यूल लेना होगा, क्योंकि क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में होती है और एक सोडियम एक ही क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर सकता है, इसलिए 2 क्लोरीन के लिए हमें 2 सोडियम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ये सोडियम दोनों क्लोरीन को लेकर के एक से के साथ NaCl बना देगा और एक के साथ NaOCl का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर 2 सोडियम है ना, तो एक सोडियम एक क्लोरीन लेके रिमूव हो गया, दूसरा सोडियम दूसरा क्लोरीन ले लिया और यहाँ से एक ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन बीच में अटैच हो गया। अब बचा क्या? बचा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो H2O का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है सोडियम क्लोराइड और ये है सोडियम ऑक्सी क्लोराइड। अब अगर हम उसी NaOH का रिएक्शन देखें एल्कोहल से, तो NaOH और प्लस अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं तो बेसिकली एक एल्कोहल होता है मेथिल एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ये जहरीली शराब होती है, ये वो शराब होती है जिसको पी करके लोगों की डेथ हो जाती है, आप पेपर में पढ़ते होंगे। तो CH3OH को याद रखिएगा, मेथिल एल्कोहल है ये, IUPAC नेम है मेथेनॉल और ये जहरीली शराब होती है। ये वो शराब है जिसको हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल। इसी शराब को लोग पीते हैं शराब के फॉर्म में। फिलहाल शराब पीना बहुत ही बुरी बात है, मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ, फिर भी याद रखिएगा कि पीने वाली शराब का फॉर्मूला है C2H5OH, जिसे हम एथेनॉल या एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो ये NaOH इस एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। एथिल एल्कोहल हमेशा ब्रेक होता है, याद रखिएगा, C2H5O में इतने में ब्रेक होगा, H अलग और C2H5O अलग हो जाएगा। यहाँ से ये ब्रेक होगा Na में और OH माइनस में, तो इस Na को ये C2H5O अपने साथ अटैच कर लेगा और C2H5O Na का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर बचा हुआ है H और यहाँ बचा हुआ है OH, ये मिलकर वाटर बना देंगे। तो ये जो C2H5O है इसको बोलते हैं एथिल, और O मीन ऑक्साइड और Na मीन सोडियम, यानी सोडियम एथॉक्साइड। याद रखिएगा, सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर? अब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस की बात करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फर्स्ट यूज है वो है एज लैब रिएजेंट, यानी हिंदी में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए। और याद भी रखिएगा, हर कंपाउंड का ये प्रॉपर्टी कॉमन रहती है, क्योंकि हर कंपाउंड लैब में रिएजेंट के फॉर्म में, यानी हिंदी में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी इसका यूज है इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। जो कच्चा पेट्रोल निकलता है कुओं से, उन कच्चे पेट्रोल को हम NaOH की हेल्प से रिफाइन करते हैं, यानी क्लीन करते हैं, जिससे हम अपनी बाइक को एवरेज देते हैं और प्लस एनर्जी देते हैं। तीसरा इसका यूज है डिटर्जेंट फॉर्मेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभी आपने देखा था सोपिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसका हम डिटर्जेंट और सोप दोनों के फॉर्मेशन में, यानी साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट इसका यूज है एज गैस एब्जॉर्बर। ये गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम मोस्ट पॉजिटिव होता है और OH निगेटिव होता है, इसीलिए गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये है इसके यूज। उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। आज हम डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पानी के टैंक में कुछ स्मेल सी आती है, तो वो स्मेल किसकी है? वो ब्लीचिंग पाउडर की है। अगर आप कभी सिनेमा हॉल गए हो तो सिनेमा हॉल में एक अलग सी खुशबू या बदबू जो भी आपको जैसी लगती हो वो आपने देखी होगी। वो ओजोन गैस और क्लोरीन का मिक्सचर होता है, क्योंकि ये एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है, जिसमें ओजोन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। प्लस कपड़ों पर लगे हुए धब्बों को दूर करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब स्टडी करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। तो ब्लीचिंग पाउडर, जिसको केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसका एक और नेम है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दो नेम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्यों ऐसा कहते हैं? तो अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो Ca मीन कैल्शियम, O मीन ऑक्सी और Cl2 मीन क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें तो मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको अभी पीछे NaOH के यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वीडियो में बताया भी था। फिर भी आपको सभी एटम्स के, खासतौर से इंपॉर्टेंट एटम्स के एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए। अगर वो आपको लर्न नहीं है तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम कितना है? 1, तो एक कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन का 16 यानी 16। प्लस क्लोरीन कितने हैं? 2, और एक क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना? 35.5। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 127.1 आपका आंसर आएगा, जिसमें से पॉइंट के बाद की वैल्यू को लेकर नहीं चलते। तो 127 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। क्लियर? अगर ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन की बात करें कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में, तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप लाइम वाटर यानी हिंदी में बुझा चूना कहते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से। यानी बुझे चूने की क्लोरीन से रिएक्शन करवाने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और पानी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड के कंडीशन में होता है। इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। तो ये कैल्शियम यहाँ से क्लोरीन को और यहाँ से एक ऑक्सीजन को लेके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देता है। आपको दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और 2 ऑक्सीजन थे यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो चुका है, एक ऑक्सीजन बचा था, वो वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। अब अगर हम बात करें कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जिन भी प्रॉपर्टीज यानी हिंदी में गुण को हम देखकर, छूकर, सूंघकर, चख कर जान सकते हैं, उसी को हम भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है पेल येलो पाउडर, यानी पीले रंग का, येलो मीन पीले रंग का पाउडर होता है। दूसरा है सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलनशील है, यानी घुल जाता है। आपने देखा भी होगा कि कपड़ों को क्लीन करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वाटर के प्यूरिफाई में भी करते हैं, तो यानी सी बात पानी में घुलता ही है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है फॉर्म्स मिल्की सोल्यूशन। अगर हम पानी में ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं तो दूधिया सोल्यूशन बनता है, यानी दूध जैसा सफेद रंग का विलियन बनता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग स्मेल। ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल को आप कहीं से भी जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है। कभी कोई आपसे पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल पंजेंट क्यों होती है, तो आपका आंसर होगा सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन आयन, यानी क्लोरीन की उपस्थिति के कारण ही ब्लीचिंग पाउडर में ये तेज गंध होती है। अब डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो ब्लीचिंग पाउडर अगर पानी से रिएक्शन करता है, यानी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस वाटर H2O, और आपको मालूम है कि वाटर H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये कोई रूल नहीं है, फिर भी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। कभी भी कैल्शियम कहीं भी है और अगर वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो आपको मालूम है वाटर H प्लस और OH माइनस से ब्रेक होता है, यानी कैल्शियम 100% OH माइनस को अपने साथ अटैच करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये जरूर बनेगा, जिसको हम लाइम वाटर या बुझा चूना कहते हैं।
तो ब्लीचिंग पाउडर जब इस वाटर से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर बुझा चूना बनेगा और प्लस क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी। आपको दिख रही 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गए। एक कैल्शियम था, यहाँ पर एक कैल्शियम है। 2 हाइड्रोजन थे, आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एक ऑक्सीजन ये था, एक ऑक्सीजन ये था, दोनों ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं। अब अगर हम देखें कि ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो पहले जान लीजिए डाइल्यूट एसिड क्या होता है। अगर कोई भी एसिड में वाटर डिसॉल्व नहीं है तो वो कंसंट्रेट एसिड है, हिंदी में सांद्र या सरल भाषा में गाढ़ा अम्ल है। लेकिन अगर उसी एसिड में हम वाटर डाल दें, पतला कर दें उसको, तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाता है। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर को, फॉर्मूला क्या है CaOCl2, अगर इसका हम HCl से रिएक्शन करवा दें, यहाँ पर HCl में पानी डिसॉल्व है जो आपको दिख नहीं रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर का डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो मानी सी बात है कि यहाँ पर H है और यहाँ पर O है, तो ये CaOH का होल ट्वाइस बना देगा, प्लस क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी। क्लियर। और रिएक्शन को मैंने बैलेंस करना आपको बताया था। अगर बाय द वे कहीं कोई रिएक्शन बैलेंस ना हो तो आप उसको बैलेंस समझ लीजिएगा, ये बैलेंस कर लीजिएगा। नहीं कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा फिर हमको। अब अगर हम देखें कि ब्लीचिंग पाउडर पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो K मीन पोटेशियम और I मीन आयोडाइड, ये है पोटेशियम आयोडाइड। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ये है पोटेशियम आयोडाइड। अब हमें यहाँ पर जानना होगा कि आयोडीन जो होता है ये क्लोरीन से कम निगेटिव होता है, यानी क्लोरीन मोस्ट निगेटिव है। एक बात और याद रखिएगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में जो सबसे निगेटिव यानी ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन चूंकि कुछ एबनॉर्मल रिएक्शन देता है इसलिए फ्लोरीन की बात नहीं की जाती। ऊपर क्लासेस में आप इसकी स्टडी करेंगे। तो याद रखिएगा कि आयोडीन से ज़्यादा निगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो ये कैल्शियम ये पोटेशियम इस क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेगा और कैल्शियम रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन लेकर के, तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिए ये कैल्शियम ऑक्साइड रिमूव हो गया, यहाँ के दोनों क्लोरीन इन दोनों पोटेशियम के साथ अटैच हो गए तो बन गया 2KCl और प्लस 2 आयोडीन थे, दोनों आयोडीन रिमूव हो गए। तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और ये है आयोडीन और ये है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कच्चा चूना कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस तो बहुत हैं, मगर ब्लीचिंग पाउडर के सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं उनको हम देख लेते हैं। इन वाटर प्यूरिफिकेशन यानी पानी को साफ करने में, पानी में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको इसका जो क्लोरीन आयन होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो इन बैक्टीरियाज को किल कर देता है और पानी पीने लायक हो जाता है। बट पानी में एक स्मेल रह जाती है, अगर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप पानी पी सकते हैं, वो हार्मफुल नहीं होता। दूसरा है एज ए ब्लीचिंग एजेंट, यानी कहीं भी अगर धब्बे हैं, चाहे वो किसी भी पेंटिंग में हो चाहे वो किसी कपड़े में हो, तो हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके उस धब्बे को दूर कर सकते हैं। इसीलिए ये ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। मगर याद रखिएगा कोई अगर आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर किसके बिहाफ पर ब्लीच करता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर किस कारण से किसी भी चीज के रंग को उड़ा देता है, तो आपको याद रखना है कि क्लोरीन आयन के कारण, यानी ब्लीचिंग पाउडर की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्लोरीन आयन के कारण होती है। तीसरा इसका यूज है इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में करते हैं। क्लास 12th में आप इसको करेंगे भी। याद रखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, CHCl3। क्लियर। और लास्ट यूज है कि इन वूल अनश्रिंकेबल, यानी ऊन का जो ऐंठन होता है उस ऐंठन को दूर करने के लिए हम ऊल का यानी ऊन का ट्रीटमेंट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, जिससे ऊन की जो ऐंठन है वो चली जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे कंटेंट्स आपको मिलते रहें और मुझे भी सहूलियत मिले। स्टडी करेंगे बेकिंग सोडा की, जो कि आपके लेसन 2 एसिड, सॉल्ट एंड बेस से रिलेटेड है। तो बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaSCO3 और नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H लगा होता है,
तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, और सोडियम हाइड्रोजन और CO3 मीन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सोडियम है 1 और 1 सोडियम का एटॉमिक मास आपको लर्न है 23 होता है, प्लस 1 हाइड्रोजन का मास 1, प्लस कार्बन कितने 1, तो 1 कार्बन का एटॉमिक मास 12, प्लस ऑक्सीजन कितने 3 और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16, तो 16 3 48, ये टोटल जोड़ने पर आएगा 84। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 84, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, और बेसिकली बेकरी उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, यानी इसका निर्माण विधि क्या है। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, और जब इन दोनों का रिएक्शन होता है सोडियम कार्बोनेट से, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्लियर? यानी कि सोडियम कार्बोनेट वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, और 2 मॉलिक्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। अब हम स्टडी करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, और मैंने आपको पिछले वीडियो से बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम देखकर, छूकर, सूंघकर और एहसास करके जान सकते हैं, वो सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज कई हो सकती हैं, मगर जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। तो बेकिंग सोडा जो होता है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी सफ़ेद रंग का दानेदार सॉलिड होता है, और सॉल्युबल इन वाटर। अगर इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये पानी में बहुत ही ईजिली डिसॉल्व हो जाता है, आपने करके भी देखा होगा। और जब भी कभी हमारे घरों में किसी को एसिडिटी होती है तो बेकिंग सोडा को अगर हम 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें तो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि उदासीनीकरण क्रिया जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन के नाम से बताया था वो होती है, और उस इंसान की एसिडिटी यानी खट्टी डकारें दूर हो जाती हैं। तो याद रखिए कभी घर में इनो ना हो तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है स्लाइटली एल्कलाइन टेस्ट, यानी इसका जो टेस्ट होता है ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, और आपको मालूम है कि क्षार यानी बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी उनका स्वाद कसैला होता है। तो अब स्टडी करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं विद HCl, यानी कि जब बेकिंग सोडा HCl से रिएक्शन करता है तो क्या करता है। तो आपको मालूम है कि ये बेसिक होता है नेचर में, यानी क्षारीय होता है, और HCl क्या है, एक अम्ल है, तो फिर वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो NaSCO3 जब HCl से रिएक्शन करेगा तो ये Na इस Cl को, आपको मालूम है कि सोडियम मोस्ट पॉजिटिव होता है और क्लोरीन मोस्ट निगेटिव होता है, तो याद रखिएगा सोडियम हमेशा निगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा। तो ये सोडियम इस क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर ये है, 1 और 1 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर CO3 यानी कार्बोनेट है, तो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? अब देखते हैं विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको आप सिरका के नाम से जानते हैं, विनेगर आप बोलते हैं, तो आपने उसको यूज़ भी किया है, खाया भी है। तो अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट इस एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा, तो मैंने पीछे भी एसिटिक एसिड के बारे में आपको समझा रखा है कि एसिटिक एसिड ब्रेक होता है CH3COO माइनस में, और ये H अलग हो जाता है प्लस करके। तो ये CH3COO माइनस और ये Na प्लस दोनों एक साथ जुड़ करके CH3COO Na का फॉर्मेशन कर देंगे। CH3COO को मैंने बताया भी था, फिर जान लीजिए एसीटेट बोलते हैं, और सोडियम को सोडियम बोलते हैं। तो ये क्या है, सोडियम एसीटेट है ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक H यहाँ बचा हुआ है और यहाँ पर बचा हुआ है HCO3, तो ये H और ये H यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेंगे और वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे, और प्लस CO2 निकल जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। और यही होता है जब हम NaSCO3 को यानी बेकिंग सोडा को खाते हैं, और खाने के बाद जब एसिडिटी खत्म होती है तो जो डकार आती है वो डकार यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है।
नेक्स्ट स्टडी करते हैं विद NaOH। अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या होगा? तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH से रिएक्शन करता है तो एक सोडियम ये हो गया, एक सोडियम ये हो गया, दो सोडियम मिल जाते हैं क्योंकि CO3 जो ये है इस पर डबल माइनस चार्ज होता है। तो दो सोडियम 2 प्लस हो गया और CO3 पे डबल माइनस, तो Na2CO3 का फॉर्मेशन हो गया जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट कर दे तो क्या होगा? तो हीट करने के लिए आपने अभी प्रिपरेशन का रिएक्शन देखा होगा। तो प्रिपरेशन में था Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स आउट टू NaSCO3। उसी रिएक्शन को यहाँ पर पलट दिया गया है, यानी कि ये है बेकिंग सोडा, इसको हम हीट करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आप एक रिएक्शन लर्न कर लेंगे प्रिपरेशन का तो हीटिंग उसी का जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं विद H2SO4। अगर ये बेकिंग सोडा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है? तो ये है आपका NaSCO3 दो मॉलिक्यूल क्यों ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि SO4 पर डबल माइनस होता है और सोडियम पर सिंगल प्लस होता है। तो एक SO4 के साथ दो सोडियम अटैच हो जाएंगे तो बन गया Na2SO4। Na मीन सोडियम, SO4 मीन सल्फेट, ये हो गया सोडियम सल्फेट। प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए तो 2 पानी बन जाएगा 2H2O, क्लियर। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल रिमूव हो जाएगा 2CO2 के फॉर्म में। अब हम स्टडी करते हैं कि इस बेकिंग सोडा का हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ इसका है एज लैब रिएजेंट। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि कभी भी किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें यूज़ लिखने के लिए आए तो ये लाइन उसमें कॉमन रहेगा, एज लैब रिएजेंट। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा है क्यूरिंग स्टमक एसिडिटी। मैंने अभी जिक्र किया था आपसे कि अगर कभी भी एसिडिटी यानी पेट में जलन, खट्टी डकारें ऐसी कंडीशंस आ जाएं जिसको बोलते हैं फूड का इनडाइजेशन यानी खाने का अपच, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एसिडिटी को दूर कर देता है, जिसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है यूज़ इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अग्निशामक यंत्रों में। आपने देखा होगा कि दुकानों पर और मालों पर एक छोटा सा सिलेंडर रखा होता है लाल रंग का, जब कभी भी आग लग जाती है तो उससे छिड़काव किया जाता है तो उससे आग बुझ जाती है और उस यंत्र में यही सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और लास्ट है इसका यूज़ कि हम बेकरी में यानी जितने भी आप केक, बन, मक्खन इस तरह की चीज़ों को देखते होते हैं जो बने हुए होते हैं उनमें इसी का इस्तेमाल होता है। तो बेकरी में कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो इससे ना बनता हो। इवन आपकी जलेबी, इमरती वो भी इसी से बनती है। स्टडी करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके घरों में कपड़ा धुलने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो डिटर्जेंट किस चीज़ का बना होता है आज हम उसी की स्टडी करेंगे और वो है वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, जिसका केमिकल जो नेम है तो Na मीन सोडियम और CO3 मीन कार्बोनेट और 10 का मतलब होता है डेका और वाटर को केमिस्ट्री में हाइड्रेट बोलते हैं। तो कंप्लीट नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। याद रखिएगा डेका मीन 10। और जो इसका जनरल नेम है वो है सोडा ऐश। ऐश का मतलब होता है राख यानी सोडियम का राख, तो इसको सोडा ऐश भी जनरल नेम में कहते हैं। अब अगर हम देखें कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो सोडियम यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 हैं, तो 2 इंटू एक सोडियम का एटॉमिक मास अभी पीछे मैंने बताया भी था 23 होता है, प्लस एक कार्बन है तो एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यानी 12, प्लस ऑक्सीजन है 3 तो 3 इंटू एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, प्लस वाटर है 10 मॉलिक्यूल तो ये हो गया 10 इंटू वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास होता है वो 18 होता है। तो इन सभी को ऐड करने पर जो वैल्यू आती है वो 106, मगर 106 तब जब वाटर इसमें ऐड ना हो। अगर हम कंप्लीट फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक मास जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 286 आएगा। लेकिन याद रखिएगा
कभी भी किसी सब्सटेंस को अगर हम हीट कर देते हैं या नॉर्मली वो सब्सटेंस ड्राई कंडीशन में होता है तो उसमें वाटर नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा कि हम Na2CO3 को एलोन लेकर चलते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है 106 है। लेकिन कभी कोई आपसे पूछे कि क्रिस्टलीय या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास बताइए, तब आपको वाटर का मास इसमें ऐड करना पड़ेगा और वो वैल्यू हो जाएगी 286। अदरवाइज जनरली कोई पूछे कि सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है तो आप 106 यानी 106 बताएंगे। क्लियर? आप डिस्कस करते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, यानी लेबोरेटरी मेथड इसका क्या है। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा दें तो हमें हमारा सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। रिएक्शन है 2NaOH, 2 मॉलिक्यूल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाया है Na2CO3 क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम है और यहाँ का एक ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो CO2 बन जाएगा CO3 और Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार फिर से याद रखिएगा कि CO3 को कार्बोनेट आयन कहते हैं और इस पर डबल माइनस चार्ज होता है। प्लस अब यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है तो इसलिए यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो वाटर बनेगा वो सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा यानी H2O। फिर भी कहीं बैलेंस में कोई दिक्कत होगी तो आप देख लीजिएगा, ये जनरल सी बात है। क्लियर? इसका एक और प्रिपरेशन मेथड है वो भी देखते हैं। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को, जिसको भी आपने पीछे के वीडियो में देखा था बेकिंग सोडा के नाम से, ये सोडियम कार्बोनेट का जो इस रिएक्शन को हम पलट दें तो यही रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं यानी इसको हम अगर गर्म कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर 2 सोडियम है और यहाँ पर CO3 है। मैंने आपको बताया था CO3 पर डबल माइनस चार्ज होता है। ये CO3 दोनों सोडियम को ले लेगा और बन जाएगा Na2CO3 प्लस यहाँ पर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन यहाँ बचेगा, उससे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, फॉर्मेशन हो जाएगा वाटर का। क्लियर? अब हम स्टडी करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी कैसे भौतिक गुण प्रदर्शित करता है। तो इसकी जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है वाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी सफ़ेद दानेदार के शेप में ये होता है। कभी भी क्रिस्टलाइन नाम का वर्ड कहीं भी यूज़ होगा तो याद रखिएगा दानेदार, जैसे नमक होता है, शक्कर होता है, यूरिया होती है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबल इन वाटर। आपने देखा होगा कि डिटर्जेंट पाउडर जो होता है वो वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये भी वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट है बिटर इन टेस्ट, क्योंकि इसमें सोडियम है और सोडियम एक पॉजिटिव एलिमेंट है। मैंने आपको बताया था कि कहीं भी पॉजिटिव एलिमेंट होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। नेगेटिव एलिमेंट है तो नेचर एसिडिक, इसलिए टेस्ट में कैसा होगा, बिटर होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डरलेस सॉलिड सब्सटेंस। ये है तो सॉलिड मगर इसमें किसी तरह कोई गंध नहीं होता है, यानी कि गंधहीन ठोस पदार्थ है। अब हम स्टडी करते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इसकी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद CO2, यानी सोडियम कार्बोनेट जब भी कभी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 चूँकि एक गैस है, ये गैसियस कंडीशन में रिएक्शन नहीं कर सकता, इसलिए इसको ठंडा करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए प्लस H2O गिव्स आउट 2NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को अब तक हम 3 बार स्टडी कर चुके हैं, यानी ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। कैसे इम्पॉर्टेंट है? NaSCO3 यानी बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के भी फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है ऑन हीटिंग। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो Na2CO3 × 10H2O ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, मैंने भी आपको शुरू में दिखाया था।
जब इसको हम हीट करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी हाइड्रेटेड को अगर हम हीट करते हैं तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, यानी हिंदी में उसका निर्जलीकरण हो जाता है, यानी उसमें से जल निकल जाता है। तो ये Na2CO3 और प्लस 10H2O रिमूव हो जाएगा। अगर हम इसी का केमिकल रिएक्शन HCl से करवा दें या किसी भी एसिड से करवा दें तो क्या होगा, तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और Na2CO3 का रिएक्शन करवा दें तो आपको मालूम है कि सोडियम मोस्ट पॉजिटिव है और क्लोरीन मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है। तो ये दोनों सोडियम इन दोनों क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेंगे और 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्योंकि यहाँ पर CO3 है। CO3 में से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और ये CO2 हो जाएगा, ये निकल गया। प्लस यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला था वो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर के वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब स्टडी करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका जो फर्स्ट यूज़ है वो है एज लैब रिएजेंट, यानी हिंदी में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। मैंने आपको बताया भी था कि हर कंपाउंड में ये लाइन सुटेबल है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी में दो तरह की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में अगर पानी को गर्म कर देंगे तो हार्डनेस दूर हो जाएगी। परमानेंट हार्डनेस में हम सोडियम कार्बोनेट को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल करके पानी का हार्डनेस दूर कर सकते हैं। इसको आप डिटेल में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। हार्डनेस नहीं मालूम तो जान लीजिएगा कि पानी अगर साबुन के साथ झाग नहीं देता है तो ऐसे पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये पानी के दोनों यानी टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को दूर कर देता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड सोडियम ऑक्साइड, यानी कि बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों को बनाने में हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने केमिकल रिएक्शन में देखा भी था। और लास्ट है इन लॉन्ड्रीज एज वॉशिंग सोडा। मैंने आपको बताया है कि हम इसी सोडियम कार्बोनेट की मदद से अपना डिटर्जेंट पाउडर तैयार करते हैं, तो लॉन्ड्री में वॉशिंग सोडा के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं हुई होगी, बट फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में उसे कंसल्ट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको वीडियोस मिलते रहें और मुझे आपका सहयोग भी मिलता रहे। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप पीओपी के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा अपनी जनरल लाइफ में मूर्तियाँ, स्टैचू, इस तरह की चीज़ों को, या दीवार में छत पर आपने देखा होगा कि लोग डिज़ाइन बनवाए होते हैं जिसको हम फॉल सीलिंग कहते हैं, वो भी किसकी बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की। तो अब हम देखते हैं कि पीओपी है क्या। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो है CaSO4 × ½ H2O, यानी कि Ca मीन कैल्शियम, SO4 मीन सल्फेट, और इसमें वाटर का हाफ मॉलिक्यूल यानी आधा अणु पानी जुड़ा होता है। अगर हम इसको हाफ को पूरा करना चाहें तो आधे को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2CaSO4 × H2O, हाफ और प्लस हाफ क्या हो गया, फुल। तो ये हो गया 2CaSO4 × H2O। दोनों प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले हैं, जो भी आपको आसान लगे आप उसे लर्न कर सकते हैं। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी मीन हाफ। याद रखिएगा, हेमी मीन हाफ, तो हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है। और जनरल नेम में ये पीओपी के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फॉर्मूले पहुंचते हैं। Ca मीन कैल्शियम, कितने मॉलिक्यूल हैं, एक, तो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम का फॉर्मूला होता है 40। सल्फर कितने हैं, एक, इसका एटॉमिक मास 32। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो ये हो गया 4 × एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 × 4 = 64, प्लस वाटर के एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास जो होता है वो 18 होता है। क्योंकि यहाँ पर हाफ वाटर है इसलिए 18 का हाफ 9, इसको हम ऐड करेंगे तो 145 आएगा। अब अगर आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 290 हो जाएगा। क्लियर? अब हम स्टडी तो अब हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन के मेथड को देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रिपरेशन होता है वो जिप्सम से होता है।
जिप्सम इसी की फैमिली का सब्सटेंस है जो मार्बल संगमरमर की पिसाई से मिलता है हमें। और जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फॉर्मूला होता है 2CaSO4 × H2O, यानी कि 2 CaSO4 के साथ यहाँ पर सिंगल वाटर होता है और यहाँ पर 2 CaSO4 के साथ यहाँ पर डबल वाटर होता है। क्लियर? तो जब हम इस जिप्सम को हीट कर देंगे तो ये POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में ब्रेक हो जाएगा। प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 2s 4, यानी कि यहाँ पर 4 वाटर था, एक वाटर इसके पास चला गया, कितने वाटर बचे? 3। तो 3 वाटर इधर निकल गए, रिमूव हो गए और ये बन गया POP। अब हम अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि भौतिक रूप में कैसा होता है, और आपने इसको देखा है, आप में से हर स्टूडेंट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपनी लाइफ में कभी न कभी ज़रूर देखा है, चाहे पाउडर के फॉर्म में देखा हो और चाहे स्टैच्यू के फॉर्म में देखा हो। तो इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वाइट पाउडर, यानी ये वाइट कलर का पाउडर होता है। और सबसे मेन बात ये है कि क्रिस्टलाइन नहीं होता, ये स्मूथ होता है, चिकना होता है, जिसको आप नॉन क्रिस्टलाइन कह सकते हो। क्रिस्टलाइन दानेदार होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत तेज़ी से घुलता है और बहुत ही तेज़ी से ये हार्ड हो जाता है और जम करके एकदम कठोर बन जाता है, इसीलिए इससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा वर्क करता है, यानी कि अपने साथ की चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी ऑक्सीजन रिमूव करता है। डिकम्पोजेज एट हाई टेम्परेचर फ्रॉम सल्फर, जब भी इसको हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो ये एक टॉक्सिक गैस निकलता है। टॉक्सिक मीन जहरीली गैस निकलता है, और वो जहरीली गैस होती है सल्फर। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगर इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके पास कोई भी खास केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बस यही एक प्रॉपर्टी है कि व्हाट विल हैपन व्हेन जिप्सम रिएक्ट विद वाटर, यानी जिप्सम अगर पानी से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो इसी रिएक्शन को अगर हम पलट के लिख दें, यानी 2CaSO4 × H2O प्लस 3H2O गिव्स आउट 2CaSO4 × 2H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम पानी से रिएक्शन करवाते हैं तो वो जम करके सॉलिड हो जाता है और क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आपने कभी सॉलिड कंडीशन में देखा हो तो वो जिप्सम है, उसी से पाउडर बना लो, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हम स्टडी करेंगे इसके यूजेस की। तो जो इसकी फर्स्ट यूज़ है फॉर मेकिंग टॉयज, यानी खिलौने बनाने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जितने भी सस्ते खिलौने होते हैं मार्केट में यूज़ एंड थ्रो टाइप के, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। हल्के होते हैं यानी लाइट वेट होते हैं मगर मजबूत होते हैं। और सेकंड है इन फॉल सीलिंग, आपने लोगों के घरों में देखा होगा कि छतों पर फूल या फूल जैसी आकृति बनी होती है, उसको हम फॉल सीलिंग बोलते हैं। और उस फॉल सीलिंग को बनाने में भी हम POP का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्टैच्यूज़, आपने मूर्तियाँ देखी होंगी, स्टैचूज़ भी मूर्तियाँ, आपने मूर्तियाँ देखी होंगी। दिवाली पे भी आप जो भी मूर्तियाँ देखते हैं या लाते हैं उनमें से अधिकांश मूर्तियाँ जो सस्ती होती हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं, इसीलिए वो सस्ती होती हैं और पानी पर भी उनका कोई असर नहीं होता, जबकि मिट्टी की मूर्तियों में पानी का असर हो जाता है। और लास्ट है इन बोन फ्रैक्चर एज प्लास्टर, जब कभी भी आप अपनी बहादुरी दिखा करके अपने पैरों को तोड़ बैठते हैं, हाथ को तोड़ बैठते हैं और मम्मी पापा को प्रॉब्लम देते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने पर जो सफ़ेद रंग का प्लास्टर चढ़ता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्लास्टर होता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको POP में कोई भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम स्टडी करेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो अगर हमारे सामने एसिड, बेस और वाटर तीनों एक बीकर में हो, एक जार में हो, और हमें इन तीनों को आइडेंटिफाई करना हो, इनमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है, तो इस कंडीशन में हमारे साथ एक गलती हो सकती है। अगर हमने ज़ुबान से उसको टेस्ट किया, चाहे एसिड को और चाहे बेस को, तो दोबारा हम कोई भी टेस्ट लेने लायक नहीं रह जाएंगे, यानी हमारी ज़ुबान गल जाएगी या जल जाएगी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हम इस कंफ्यूजन को सॉल्व कैसे करें।
तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आपकी केमिस्ट्री में एक सब्सटेंस है जिसका नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस में अलग अलग कलर देते हैं। उनका बेस में अलग कलर होता है और एसिड में अलग कलर होता है। तो इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। मान लेते कोई इंडिकेटर है, मैं किसी इंडिकेटर का भी नाम नहीं ले रहा हूं, उसका रेड कलर होता है बेस में और वाइट या ब्लू कलर होता है एसिड में। तो अगर हम उस इंडिकेटर से ये ट्रेस करना चाहें कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो उस इंडिकेटर को हम एसिड में डाल के देख लें। अगर ब्लू कलर आ गया तो वो एसिड है, अगर रेड कलर आ गया तो बेस है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिकेटर्स की डेफिनेशन क्या है। तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच कैन चेंज देयर कलर इन एसिड एंड बेस बोथ मीडियम आर नोन एज इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल में मेथिल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, लिटमस पेपर है, आपका टर्मेरिक और ओनियन है। ये सारे इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं। तो इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है केमिकल इंडिकेटर और दूसरा होता है नेचुरल इंडिकेटर। तो केमिकल इंडिकेटर्स क्या हैं? केमिकल इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन गिव डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। यानी कोई भी ऐसे पदार्थ जो अम्ल में और क्षार में अलग अलग रंग देते हैं उनको हम केमिकल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे अभी पीछे हमने एग्जाम्पल बताया था, मेथिल ऑरेंज है, लिटमस पेपर है, फिनोफ्थलीन है और भी ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं जो आप क्लास 12th के सिलेबस में स्टडी करेंगे। और जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं उनमें सबसे बेहतरीन इंडिकेटर जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं टर्मेरिक। टर्मेरिक मीन हल्दी और ऑनियन, ऑनियन मीन प्याज। तो प्याज और हल्दी ये भी एक बेहतरीन इंडिकेटर्स हैं। इनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कह देते हैं, बेसिकली प्याज को। तो पहले हम बात करते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक हल्दी ये पीले रंग की होती है। अगर इस टर्मरिक को हम एसिड और बेस में डालते हैं तो ये एसिड में जाते ही रेड कलर देती है और बेस में सेम उसी कलर में एग्जिस्ट करती है। तो अगर हल्दी का रंग किसी भी लिक्विड में जाकर रेड हो जाए या रेडिश हो जाए या ब्राउनिश हो जाए, वो कुछ लालपन लिए हुए रंग हो जाए, तो वो क्या है? वो एसिड है। और अगर एज इट इज रह जाए तो वो सब्सटेंस क्या है? वो बेस यानी क्षार है। ऐसे ही अगर हम प्याज की बात करें, ऑनियन की, तो ऑनियन को अगर हम एसिड में डालेंगे और या बेस में डालेंगे तो इसका जो ऑर्डर है गंध, उस गंध पर फर्क आ जाता है और गंध एकदम गायब हो जाती है एसिड में डालने पर, और बेस में डालने पर इसकी गंध में चेंजिंग आ जाती है। तो इसके स्मेल में चेंजिंग से हम ट्रेस कर सकते हैं कि कौन कंडीशन में कौन सा लिक्विड एसिड है और कौन सा लिक्विड बेस है। तो ये थे हमारे नेचुरल और केमिकल इंडिकेटर्स। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो लिटमस पेपर सोख्ता कागज जैसा होता है, स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल सकता है। उसको बेसिकली लोग सोख्ता कागज भी कहते हैं। तो अगर लिटमस को हम एसिड में डालें तो लिटमस एसिड में जाते ही रेडिश कलर का हो जाएगा, यानी लाल रंग देगा। और उसी लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डालें तो बेस में जाते ही वो ब्लू कलर देगा। याद भी रखिएगा, ब्लू मीन बेस। ऐसे अगर हम हल्दी को एसिड में डालेंगे रेड कलर का हो जाएगा, बेस में डालेंगे सेम अपने ही कलर जैसा रह जाएगा। मेथिल ऑरेंज की बात करें, इसको एसिड में डालेंगे रेड कलर देगा और अगर बेस में डालेंगे तो हल्का सा येलो यानी पीला कलर देता है। ऐसे ही फिनोफ्थलीन है जो एसिड में कलर देता है पिंक और बेस में वो कलरलेस लगभग रह जाता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं। आपसे 3 प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि लिटमस अपना कलर कैसे चेंज करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं, कहीं पर राइट डाउन कर लीजिएगा। लिटमस पेपर एसिड में रेड कलर देता है और बेस में ब्लू कलर देता है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल और वीक बेस यानी दुर्बल क्षार के लिए किस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम मेथिल ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड यानी प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के लिए किस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम फिनोफ्थलीन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लास 12th तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको इंडिकेटर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। स्टडी करते हैं एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, यानी कि किसी भी मेटल को अगर हम एसिड में डिसॉल्व करें या किसी भी मेटल को एसिड से रिएक्शन करवाएं तो क्या परिणाम सामने आएंगे। यानी अम्ल जब किसी धातु से क्रिया करता है तो क्या देता है। तो बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो मेटेलिक सॉल्ट देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बात को आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी भी अम्ल की यानी कि एसिड जब भी किसी धातु यानी मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस जरूर निकलता है। इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी पढ़ेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल के फॉर्म में हम ले लेते हैं जिंक को और एसिड के फॉर्म में हम ले लेते हैं HCl को। Zn की वैलेंसी 2 होती है इसलिए यहाँ पर 2 गिव्स आउट। Zn दोनों क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेगा, ZnCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं और दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें, हमने मैग्नीशियम ले लिया और मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने एक दूसरे एसिड से करवा दिया जिस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब ये H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम SO4 को अपने साथ अटैच कर लेगा और हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देगा। ऐसे ही अगर हम Zn या कोई भी और मेटल ले लें और थर्ड एसिड HNO3 से रिएक्शन करवा दें तो Zn की वैलेंसी 2 होती है तो HNO3 हमें 2 लेना पड़ेगा और ये HNO3 जब इससे रिएक्शन करेगा तो Zn और NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। अगर आपको नहीं समझ में आया कि NO3 का होल ट्वाइस क्यों, तो Zn की वैलेंसी होती है 2 यानी Zn पर +2 चार्ज होता है और NO3 पर एक सिंगल माइनस चार्ज होता है, इसलिए एक Zn के साथ 2 NO3 अटैच होंगे और जिंक नाइट्राइड बन जाएगा। तो इसका नाम है जिंक क्लोराइड, इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट और इसका नाम है जिंक और NO3 मीन नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। क्लियर? तो किसी भी रिएक्शन को हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉमन फार्मूला को लर्न करना चाहिए। जैसे कॉमन फार्मूला भी आपने बोर्ड पे देखा था कि मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अगर हम स्टडी करें कि कोई भी बेस अगर किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि हर बेस मेटल से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि बेस में कोई ना कोई मेटल ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है और मेटल नेचर में पॉजिटिव होता है, इसलिए मेटल और मेटल से रिएक्शन नहीं करता बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपको याद हो पिछले लेसन में बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जिंक से रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा बेस हमेशा हर मेटल से रिएक्शन नहीं करता है। अब हम स्टडी करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, यानी किसी भी धातु का कार्बोनेट अगर किसी भी अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो एक जनरल फॉर्मूला आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि मेटल कार्बोनेट यानी किसी भी धातु का कार्बोनेट जब किसी एसिड अम्ल से क्रिया करता है तो सॉल्ट यानी कोई ना कोई लवण बनेगा, प्लस जल बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो हम मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को ले लें जो बहुत ही कॉमन सा है, प्लस HCl ले लें एसिड के फॉर्म में। हमें पता है कि यहाँ पर सोडियम 2 है तो हमें क्लोरीन भी 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये दोनों सोडियम इन दोनों क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेगा तो 2NaCl का फॉर्मेशन हो गया, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, एक ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर CO3 था, एक ऑक्सीजन निकल चुका है, अब यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर आप इस रिजल्ट को इससे मैच करें तो आपको दिख रहा है कि मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ने रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ जो कि एक सॉल्ट है, प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ। ऐसे ही अगर हम एक दूसरा मेटल कार्बोनेट ले लें, अब हम ले लेते हैं NaHCO3
इसको आप अपने घरों में यूज करते हो। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हो, और किचन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एसिडिटी को भी दूर करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे जाने से पहले हम आपको बता दें, कभी भी अगर आपके घर में किसी भी शख्स को एसिडिटी हो जाए, जिसको बोलते हैं खट्टी डकारें आना, और आपके घर में इनो या ऐसा कोई भी एंटी एसिडिटी ना हो, तो आप उस कंडीशन में 1 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट को आधे ग्लास पानी में डालकर पी सकते हैं, क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और यही कार्बन डाइऑक्साइड डकार के फॉर्म में बाहर निकल जाती है और आप बोलते हो कि आराम मिल गया। तो रिएक्शन देखते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl से इसका रिएक्शन करते हैं तो गिव्स आउट NaHCl को लेकर के अलग हो जाएगा, और प्लस ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन अटैच होकर के यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेंगे, वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे, और प्लस CO3 के पास एक ऑक्सीजन कम हो गया और ये CO2 में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट के एसिड से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करने से सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इससे ये बात हमें क्लियरली पता चल गई कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इस बात को याद रखिएगा। और इस बात को याद भी रखिएगा कि कोई भी जो बेस होता है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन ना के बराबर करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बेस में एक पॉजिटिव मेटल होता है और सोडियम कार्बोनेट या किसी भी मेटल कार्बोनेट के पास भी ऑलरेडी एक मेटल होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन के बहुत ही कम एग्जाम्पल्स होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब डिस्कस करते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होने पर अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस बनता है तो उसी को हम प्रेसिपिटेट या हिंदी में अवक्षेप कहते हैं, यानी द सस्पेंडेड पार्टिकल्स formed during a chemical reaction is known as precipitate। अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना, जिसको इंग्लिश में लाइम वाटर कहते हैं, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सस्पेंड हो जाएगा। रिएक्शन देख लेते हैं। तो CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और जब इसका हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं यानी CO2 से रिएक्शन करते हैं तो Ca यहां से CO2 और प्लस एक ऑक्सीजन यहां से ले लेगा। ध्यान दीजिए, यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो इनमें से एक ऑक्सीजन ले लेगा और CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन बचे कितने हैं? 1, तो ये दोनों मिल करके H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे, और यही कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सस्पेंडेड हो जाएगा। इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं, हिंदी में अवक्षेप कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो किसी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं उन्हीं को हम प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, जिसको हम हिंदी में और इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का नाम ही है हिंदी में उदासीनीकरण, यानी उदास हो जाना। अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो एक एसिड जो होता है वो इतना कोरेसिव होता है, इतना खतरनाक होता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस पर डाल दें, अपने बॉडी के किसी आर्गन पर डाल दें, तो वो उस आर्गन को गला देगा। और बेस भी इतना ही स्ट्रांग होता है। तो अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर जाएं तो दोनों के रिएक्ट करने से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और सॉल्ट को आप डेली खाते हो और पानी आप डेली पीते हो। तो इस रिएक्शन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अगर परिभाषा की बात की जाए तो अम्ल और क्षार के क्रिया करने के फलस्वरूप लवण और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है, और इस क्रिया में निकलने वाली ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। मीन द प्रोसेस इन विच acid and base react together and form water and salt, this phenomena is known as neutralization reaction। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कोई भी एसिड जनरल फॉर्मूला है
किसी भी बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस जनरल फार्मूले को आप हमेशा लर्न रखिएगा। मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन लर्न नहीं करना चाहिए, जनरल फार्मूले लर्न करना चाहिए। अब अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो कोई भी एसिड ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने एसिड ले लिया HCl और बेस के फॉर्म में हमने ले लिया NaOH, और Na यहां से Cl ले लेगा और NaCl क्या है? सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। प्लस यहां पर OH है, यहां पर H है, ये OH और H आपस में मिल करके वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ऊपर जो जनरल फार्मूला है वो एकदम सही है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने यहां पर एसिड ले लिया, कौन सा? H2SO4। अगर हम यहां पर बेस ले लें, कौन सा बेस ले लें? NaOH ही ले लो। तो हमें मालूम है कि SO4 पर डबल माइनस होता है, तो हमको यहाँ पर 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। अब क्या होगा कि ये सोडियम दोनों मिल करके SO4 को अपने साथ जोड़ लेंगे, बन गया सोडियम सल्फेट। क्या है ये? सॉल्ट है। प्लस यहाँ क्या बचा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 H हैं और 2 O है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हैं, तो 2H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एसिड के फॉर्म में HNO3 ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करवा देते हैं NaOH से, KOH से, कोई भी ले सकते हो आप। तो NaOH से रिएक्शन करवा देते हैं। तो जब NaOH से इसका रिएक्शन होगा तो NaNO3 बन जाएगा। तो ध्यान दो, सॉल्ट कब बनता है? जब एक पार्ट बेस का हो और एक पार्ट एसिड का हो। तो Na वाला पार्ट किसका है? बेस का है, और NO3 वाला पार्ट किसका है? एसिड का है। तो इसलिए क्या है? सॉल्ट है। अब यहाँ बचा क्या? यहाँ पर बचा है H और यहाँ बचा है H। कितने H हो गए? 2, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर रखा हुआ है, तो दोनों मिलकर वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर हम इस रिएक्शन से कोई मोरल एजुकेशन लेना चाहें, नैतिक शिक्षा, तो हमें इस रिएक्शन से शिक्षा मिलती है कि हम कितने भी ताकतवर क्यों हों, लेकिन अगर हम बिना कारण अपने ताकत के घमंड पे किसी भी व्यक्ति से लड़ जाएंगे तो हमारा हश्र वही होगा जो एसिड और बेस का हुआ कि हम मिट जाएंगे, सॉल्ट नमक बन जाएंगे और वाटर पानी बन जाएंगे। नमक और पानी से डेली हर बच्चा खेलता है, जबकि एसिड और बेस से दुनिया डरती है। तो कभी भी लड़ने में विश्वास नहीं रखना चाहिए। अब हम स्टडी करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, यानी कोई भी मेटल का ऑक्साइड, हिंदी में धातु का ऑक्साइड, किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो बोर्ड पे आपको जनरल फॉर्मूला दिख रहा है कि मेटल ऑक्साइड जब भी किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो कोई ना कोई सॉल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, सेम वैसे जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हो रहा था। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो CaO, Ca क्या है? कैल्शियम है, एक मेटल है, और O क्या है? ऑक्साइड है। तो ये देखो मेटल ऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ? तो CaO प्लस एसिड के फॉर्म में हमने क्या ले लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। ये कैल्शियम यहां से दोनों क्लोरीनों को लेकर के कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा, और यहां पर 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है वो यहां पर आपको दिख रहा है कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड, Na माने सोडियम, O मीन ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड इस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे रिएक्शन करेगा, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 बन जाएगा, प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम FeO ले लें, Fe क्या है? एक मेटल है, O क्या है? ऑक्साइड है। तो इस मेटल ऑक्साइड का अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी इस एसिड से रिएक्शन करवा दें तो ये सॉल्ट बनेगा FeCl2, जिसको हम फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड बोलेंगे। याद रखिएगा, अगर Fe पर +3 चार्ज है तो वो फेरिक है, +2 चार्ज है तो वो फेरस है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2। एक क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, 2 क्लोरीन पर -2 चार्ज बनेगा, तो Fe पर +2 चार्ज बनेगा। इसलिए क्या है? फेरस क्लोराइड है और प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब हम स्टडी करते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी कोई भी अधातु का ऑक्साइड
अधातु आपको मालूम है जिसमें कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती, सल्फर है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, कार्बन है, ये सब अधातु यानी नॉन मेटल है। तो किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड अगर कोई भी बेस से रिएक्शन करता है तो क्या होगा? तो जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड जब किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर यानी नमक और पानी बनेगा। एग्जाम्पल देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब इस बेस से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा। तो Na2SO4 क्या है? एक सॉल्ट है। तो रिएक्शन आप बना के देखो, ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये एसिड है, गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब इस बेस से रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर रिमूव हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इंडिकेटर एसिड बेस मेटल से कैसे रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से कैसे रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण क्रिया क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सलूशन ले सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया तो इसको अपने साथ के क्लास वालों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ये वीडियो पहुंच सकें और सबको फ़ायदा मिल सके।